श्री गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए हम श्री गणेश जी का वंदन करते हैं और आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक निःशुल्क कुंडली अध्ययन। किसी की पहचान छुपाने के लिए हम आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस नहीं बता रहे हैं। आपके सामने ये चार्ट है, इसकी मदद से ही आपको और हमें इस कुंडली का अध्ययन करना है और इस व्यक्ति के बारे में अधिक से अधिक जानकारी इस कुंडली के माध्यम से हमें निकालनी है और उन्हें बताना है। तो आइए हम अध्ययन करते हैं इस कुंडली का। देखिए, जैसा कि यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है, यह कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली बनती है और वृषभ लग्न के स्वामी होते हैं शुक्र, जो कि अपने से 7वें स्थान में बैठे हैं, यानी इस कुंडली से 7वें स्थान में बैठे हैं। देखिए, सूत्र कहता है, देखिए हमारे सूत्रों को अगर आप कुंडली देखते ही देखते आप सूत्रों को पकड़ेंगे तो आप बहुत ही जल्दी, बिना रटे हुए, बहुत ही जल्दी आप कुंडली के सूत्रों को समझ जाएंगे और कुंडली प्रेडिक्शन आप समझ जाएंगे। इसमें आपको हम अलग से सूत्र भी नहीं रटाएंगे, आपको सिर्फ हमारे इस अध्ययन के कार्यक्रम को, इस कुंडली के कार्यक्रम को, जो भी हम आपको बताते हैं, आपको ध्यान से सुनना और देखना है। तो देखिए, आप ध्यान दीजिए और नोट करिए कि लग्न का स्वामी या किसी भी भाव का स्वामी अगर अपने से 7वें स्थान में बैठ जाए या ऐसी जगह पर बैठ जाए जहाँ से वह अपने ही लग्न को देख सके। हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है, हर ग्रह अपने से 7वें घर को देखता है। तो जब भी कोई ग्रह अपने घर को देखता है तो उस घर की वृद्धि होती है। यहाँ पर देखिए कि वृषभ लग्न यहाँ पर लिखी हुई है लग्न में और उसके स्वामी होते हैं शुक्र। वह 7वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 7वें दृष्टि से अपने ही घर को देख रहे हैं, यानी इस स्थान की वृद्धि हुई। यह स्थान है स्वयं का, व्यक्तित्व का, तन भाव है, यह स्वयं का शरीर है, यहाँ से हम सब कुछ देख सकते हैं। तो इस भाव की वृद्धि हुई, यानी प्रथम भाव, तन भाव अत्यंत ही मजबूत है, या हम कहेंगे कि लग्न अत्यंत मजबूत है, यानी व्यक्ति तन और मन से बहुत ही बलवान और तथा कहना चाहिए कि बहुत ही कॉन्फिडेंट व्यक्ति है, बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। ठीक है, तो यह एक संतुलित व्यक्ति की कुंडली है जो कि अपने आप में मानसिक रूप से, विशेषतः मानसिक रूप से बहुत ही बलवान व्यक्ति है। दूसरी, अब चलते हैं कि अब आप देखिए कि इस लग्न में गुरु बैठे हैं। इस कुंडली में गुरु जो है अष्टम स्थान के स्वामी है। देखिए यहाँ पर अष्टम स्थान में ये 9 नंबर लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अष्टम स्थान है। अष्टम स्थान आयु या मृत्यु का स्थान कहलाता है। उसके स्वामी लग्न में बैठे हैं। नोट करिए, जब भी अष्टम स्थान का स्वामी यानी अष्टमेश जब भी लग्न से संबंध बनाएंगे तो वह आयु की वृद्धि करेंगे। शर्त इतनी है कि उसे कोई, इस ग्रह को, अष्टमेश को, कोई भी पाप ग्रह देख ना रहा हो। अब आप देखिए कि अष्टमेश जो है यहाँ पर लग्न के साथ संबंध बना रहे हैं, लग्न में आकर बैठे हैं, वक्री अवस्था में बैठे हैं। हालांकि अष्टमेश अपने आप में इस कुंडली में, वृषभ लग्न की कुंडली में अष्टमेश अकारक ग्रह होते हैं, किंतु जब वो लग्न से संबंध बनाते हैं और उस लग्न के स्वामी शुक्र स्वयं अपने ही ग्रह को देख रहे हैं, अपने ही घर को देख रहे हैं और साथ ही साथ उस ग्रह को यानी अष्टमेश को भी देख रहे हैं, यह अत्यंत शुभ स्थिति हुई। ऐसे व्यक्ति की उम्र लंबी होती है, यानी जब भी अष्टमेश लग्न से संबंध बनाएंगे और उसे कोई शुभ ग्रह भी देख रहा हो तो ऐसे व्यक्ति की आयु लंबी होती है, ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है। लग्न का मान यहाँ पर 18 डिग्री 10 मिनट 52 सेकंड दिया हुआ है। 18 डिग्री तक लग्न अत्यंत बलवान होती है, उसके बाद वो उसकी अवस्था बदल जाती है। युवावस्था से वो वृद्धावस्था या मृत अवस्था की ओर वो चला जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लग्न इसलिए अत्यंत मजबूत है क्योंकि उसके स्वामी शुक्र स्वयं अपने घर, अपने लग्न को देख रहे हैं। इसके बाद आप देखिए कि इस घर में प्रथम भाव में किसकी किसकी दृष्टियां हैं। तो हम तुरंत देखेंगे कि इस कुंडली में प्रथम स्थान पर मंगल की दृष्टि है। 1 2 3 4 5 6 7 8 मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। यानी मंगल जहां भी बैठेगा वहां से चौथे घर को, 7वें घर को और 8वें घर को देखेगा। यह भी एक सूत्र है, इसे आप नोट करिए। तो मंगल यहां पर बैठकर
8वीं दृष्टि से लग्न को देखते हैं और यहाँ पर मंगल अस्त हैं यानी प्रभावहीन से हैं और यहाँ पर राहु बैठा हुआ है और सूर्य बैठा। तो ऐसा मंगल राहु और सूर्य के भी प्रभाव को लिए हुए है और यहाँ लग्न को देखता है। पर बहुत परेशानी की बात नहीं है क्योंकि लग्न अत्यंत मजबूत है और शुक्र इस लग्न के स्वामी अत्यंत बलवान अवस्था में केंद्र में बैठकर अपने ही भाव को देखते हैं और गुरु पर शुभ दृष्टि डालते हैं, इसलिए लग्न अत्यंत मजबूत है और जातक को ऐसी कोई समस्या, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। चलिए अब हम द्वितीय स्थान पे आते हैं। द्वितीय स्थान होता है वाणी का स्थान, विद्या का स्थान, जिह्वा का स्थान, कुटुंब का स्थान और संचित धन का स्थान। आप बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बता दी, आपने अगर नोट की होंगी। अब आप देखिए कि इस पर किसकी दृष्टि है, तो हम देखते हैं इस पर सिर्फ राहु की दृष्टि है, इस स्थान पर सिर्फ राहु की दृष्टि है और यहाँ के स्वामी बनते हैं 3 नंबर यानी मिथुन राशि। इसके स्वामी बनते हैं बुध, जो कि कुंडली के 5वें स्थान में और इस स्थान से 4th स्थान में जाके बैठते हैं। 1 2 3 4 और कुंडली से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5। कुंडली के 5वें स्थान में, ये 5वां स्थान भी उच्च शिक्षा, संतान का और तर्क शक्ति का और पूर्व जन्म का होता है। यह स्थान नवम से नवम होता है, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो आप देखिए कि धनेश जो हुए, वाणी भाव के स्वामी, धन भाव के स्वामी, कुटुंब भाव के स्वामी अपने से 4th और लग्न से 5वें स्थान में बैठे हैं, जो कि बहुत ही शुभ स्थिति है। साथ ही अपनी ही राशि में बैठे हैं। जब कोई भी ग्रह अपनी ही राशि में, अपने ही घर में बैठा होता है या उसको अपनी ही राशि को या अपने ही घर को देखता है तो वह भाव अत्यंत ही मजबूत हो जाता है। इसलिए 5वां स्थान अत्यंत ही बलवान हो गया। अभी हम फिलहाल दूसरे स्थान की बात कर रहे हैं। तो धनेश 4th स्थान में बैठे हैं। कालपुरुष की कुंडली में 4th स्थान सुख का स्थान कहलाता है। जैसे इस कुंडली में 1 2 3 4 ये 4th स्थान है, सुख का स्थान। उसी प्रकार यहां से अगर देखेंगे तो 1 2 3 4, तो अगर यहां से गिनने पे 4th स्थान है, मतलब यहां का सुख। तो ये धन भाव है, वाणी भाव है, उसका सुख। यानी यह व्यक्ति अत्यंत ही मधुर भाषी होगा, बहुत ही मीठा बोलेगा, बहुत ही अच्छा बोलेगा, बहुत ही सोच समझकर बोलेगा, बहुत ही तर्क संगत होगा, क्योंकि बुध जो है वाणी के स्वामी होते हैं, वैसे भी वाणी के कारक होते हैं और यहाँ पर वाणी भाव के स्वामी भी हैं। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छा बोलेगा, बहुत ही बढ़िया बोलेगा, जो बोलेगा सोच समझ कर बोलेगा, बहुत ही तर्क शक्ति होगी उसके पास, वह जो भी बात होगी उसे तर्क से सिद्ध करेगा। साथ ही साथ उसमें बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ को तर्क करने की शक्ति होगी, सोचने की शक्ति होगी, कन्विंसिंग पावर बहुत ज़्यादा होगा उसके पास, ठीक है। और वाणी ही उसका बल है। और आप देखेंगे कि साथ में चंद्रमा की भी उपस्थित है। हालांकि इस कुंडली में चंद्रमा जो है ये 3य स्थान के स्वामी बनते हैं, जो कि अशुभ हैं, पर चंद्रमा है और पक्ष बल से भी ये बली नहीं है। इसलिए चंद्रमा, और हालांकि बुध और चंद्रमा का योग बहुत खराब नहीं माना जाता है, पर यहाँ पर चंद्र जो है वह एक पापी ग्रह के रूप में है। तो आप देखिए कि वाणी भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी और जिह्वा और विद्या भाव का स्वामी 5वें स्थान में बैठा। 5वां स्थान भी विद्या का ही भाव होता है, पर अधिकतर शिक्षा का भाव यहीं से होता है। आप नोट करिए कि विद्या का भाव 2य स्थान ही होता है और यहाँ का स्वामी अपने से 4th स्थान में अपनी ही राशि में बैठा है। यानी ऐसा व्यक्ति उच्च शिक्षित होगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। साथ ही साथ चूंकि बुध जो है प्रोफेशनलिज्म की ओर इशारा करता है, व्यापार की ओर इशारा करता है, तो इनकी शिक्षा संभवतः व्यापारिक शिक्षा होगी। जैसे कोई मार्केटिंग से संबंधित या MBA से कह सकते हैं, प्रबंधन से संबंधित, क्योंकि बुध एक प्रबंधकीय ग्रह है और इसलिए इनकी शिक्षा उच्च शिक्षा MBA जैसी किसी डिग्री में हो सकती है, या ऐसी ही कोई ये प्रोफेशनल बड़ी डिग्री ले सकते हैं। अब आप देखिए द्वितीय स्थान के स्वामी पर जब भी गुरु की दृष्टि पड़ती है, नोट करिए, गुरु की दृष्टि जब भी द्वितीय स्थान या द्वितीय स्थान के स्वामी पर पड़ती है और साथ में चंद्रमा का भी सहयोग उसमें हो जाए, चंद्रमा भी उसमें कहीं ना कहीं शामिल हो, तो ऐसा व्यक्ति को मीठा बहुत पसंद होता है। ऐसा व्यक्ति मीठा बोलता भी है और अगर वो मिठाई की दुकान या मिठाई से संबंधित कोई कारोबार करे उसमें सफलता मिल सकती है। हालांकि इसके बारे में और भी चीज़ों को देखा जाना चाहिए। अब आप देखिए कि कुंडली के 3य स्थान में जहाँ 4 नंबर लिखा है, यह कर्क राशि है। कर्क राशि में शनि देव बैठे हुए हैं।
शनि जो कि इस कुंडली के नवम और दसम भाव के स्वामी हैं, यानी भाग्येश और कर्मेश बनते हैं, और इस कुंडली के सबसे अतिकारक, सबसे अच्छे ग्रह हैं शनि इस कुंडली में, और वह कुंडली के तृतीय स्थान में आकर बैठते हैं। तृतीय स्थान जो होता है, कुंडली का तृतीय स्थान जो है वह संघर्ष का स्थान है, बाहुबल का स्थान है, छोटे भाई बहनों का स्थान है। इस घर में आकर कोई भी पाप ग्रह जो होता है, नैसर्गिक पाप ग्रह जो होते हैं, इस घर में, इस भाव में बहुत ही अच्छा इफेक्ट देते हैं। ऐसे व्यक्ति में संघर्ष करने की क्षमता, जूझने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। देखिए, जब शनि यहाँ बैठे हैं तो इस घर में पहली बात तो है कि इस घर में दृष्टि किसकी किसकी है। आप देखेंगे कि इस घर में किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ती है। अब इस पे जो शनि बैठे हुए हैं उनकी दृष्टि 1, 2, 3, शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। पहली है तीसरी दृष्टि, दूसरी है 7वीं दृष्टि और तीसरी है 10वीं दृष्टि। तो देखिए शनि 1, 2, 3 यहाँ पर पंचम स्थान बुध और चंद्रमा पर अपनी दृष्टि डालते हैं। 4, 5, 6, 7, 7वें स्थान यानी अपने ही घर भाग्य स्थान पर दृष्टि डालते हैं। 8, 9 और 10, 10वें स्थान इस कुंडली के व्यय स्थान यानी 12वें स्थान में केतु पर अपनी दृष्टि डालते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि शनि की दृष्टि का क्या असर होगा। देखिए, जैसा कि हम बता चुके हैं, बुध यहाँ पर और भी चीज़ों के साथ साथ बुध जो है यहाँ विद्या के स्वामी हो गए, क्योंकि द्वितीय स्थान विद्या का होता है, विद्या के स्थान के स्वामी बनते हैं। नवम स्थान भी हायर एजुकेशन का स्थान है, तो वहाँ के स्वामी जब द्वितीय शनि विद्या के स्वामी पर दृष्टि डालेंगे तो ऐसा व्यक्ति हायर एजुकेशन की ओर अवश्य ही जाएगा, हायर एजुकेशन उसको अवश्य मिलेगी। दूसरी बात यह है कि आप देखिए कि शनि जो है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ देखिए कि शनि जब भी जहाँ भी दृष्टि डालते हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों में देरी कराते हैं, विलंब कराते हैं, लेट कर देते हैं। तो ये उच्च शिक्षा की बात जहाँ हुई तो उच्च शिक्षा में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाधा पहुँचाएंगे, कुछ ना कुछ विलंब करेंगे, किंतु उच्च शिक्षा अवश्य ही प्रदान करेंगे, क्योंकि शनि है वो देंगे, पूरा न्याय पूरा करेंगे, एक एक चीज़ का हिसाब रखेंगे, तो वो उच्च शिक्षा देंगे अवश्य, पर कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा में कुछ ना कुछ थोड़ी सी बाधा अवश्य पहुँचाएंगे। दूसरी चीज़ आप देखिए कि शनि की दृष्टि चंद्रमा पर है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है मन का कारक। हमारा मन बहुत ही जल्दी, एक विचार आया नहीं कि हम खुश हो जाते हैं, दूसरा विचार आया नहीं कि हम दुखी हो जाते हैं, एक ही सेकंड में हम पता नहीं कितनी बार दुखी और सुखी हो जाते हैं। तो चंद्रमा पर जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा चिंतनशील, विचारशील हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा चिंता उसको घेर लेती है। वह ना सिर्फ चिंताग्रस्त रहता है बल्कि उसके दिमाग में उसके दिमाग में विचारों का एक अंधड़ चलता है, एक सुनामी चलती है। वह हर बात में चिंतित हो जाता है, हर बात में वो परेशान हो जाता है, हर बात में विचलित हो जाता है और इतना ज़्यादा सोचता है कि कभी कभी सोचते सोचते निर्णय लेने में वो देरी कर देता है। तो शनि जो है, हर एक को चिंता होती है, पर यहाँ पर जब भी चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा, एक सामान्य व्यक्ति से बहुत ज़्यादा ऊंचे लेवल तक, बहुत ही हाईएस्ट लेवल पे वो चिंतित हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को शनि इस कुंडली में बहुत ही ज़्यादा चिंता प्रदान करते हैं। अब आप देखिए कि शनि की दृष्टि, 7वीं दृष्टि जो है अपने ही भाग्य स्थान पर 10वें नंबर यानी मकर राशि पर उनकी दृष्टि जाती है। मकर राशि शनि की राशि है और ये 11 नंबर जो है कुंभ राशि भी शनि की मूल त्रिकोणीय राशि होती है। तो जब भी, हमने आपको पहले ही बताया है प्रथम घर में कि कोई भी ग्रह जब अपने ही स्थान को, अपने ही घर को, अपने ही भाव को देखता है तो उस घर की, उस भाव की वृद्धि करता है। तो यह भाव, यह 9वां स्थान जो है जहाँ पर 10 नंबर लिखा है, ये भाग्य स्थान है। तो शनि वहाँ पर दृष्टि डालकर भाग्य में वृद्धि करते हैं। पर यह हमेशा याद रखिए कि शनि जब भी जहाँ दृष्टि डालेंगे उसमें कुछ ना कुछ विलंब करेंगे, तो यह देर से भाग्योदय की ओर इशारा करता है, यानी इनका भाग्योदय होगा परंतु देर से होगा। और जब संभवतः है, जब भी शनि की दशा महादशा आए, वर्तमान में इस जातक की गुरु की महादशा चल रही है और कुछ ही वर्षों में, 2-3 वर्षों बाद शनि की दशा आने वाली है। तो शनि की दशा जब भी आएगी तो इनके भाग्य में अत्यंत वृद्धि अवश्य ही होगी। तो शनि अपने स्थान को देखकर, 9वें स्थान को देखकर भाग्य की वृद्धि करते हैं। साथ ही साथ 9वां स्थान धर्म का स्थान होता है, भाग्य का स्थान होता है और पिता का भी स्थान होता है। तो जब भी
ये यहाँ पर दृष्टि डालेंगे, इनकी दशा महादशा अंतर्दशा जब भी आएगी तो इनके भाग्य में वृद्धि होगी, धर्म की वृद्धि होगी। शनि विशेष तौर से चूंकि धर्म स्थान पर अपने ही स्थान को देख रहे हैं तो कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे, परंतु शनि क्या है, एक वैरागी ग्रह है, एक त्यागी ग्रह है। इन्हें कुछ ऐशो आराम से ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरत इनको कोई पाला इनका नहीं पड़ता है, ये इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो जब भी इनकी दशा महादशा आएगी तो व्यक्ति एक संन्यास्त जीवन या सन्यासी, इसका मतलब ये नहीं कि वो गेरुआ वस्त्र धारण कर लेगा, कमंडल ले लेगा और जंगल चला जाएगा, नहीं, पर वो आध्यात्मिक की ओर बहुत ही ज़्यादा अग्रसर हो जाएगा और एकदम विरक्त सा जीवन व्यतीत करने लगेगा, ऐसी संभावनाएं रहती हैं। पर चूंकि गुरु की भी दृष्टि है, वह संन्यास्त नहीं होगा, वह सन्यासी नहीं होगा, घर बार नहीं छोड़ेगा, परंतु जो मिला उसमें वो खुश होकर भगवत भक्ति या आध्यात्म की ओर वो आगे बढ़ जाएगा। अब आप देखिए कि शनि की दृष्टि 10वीं दृष्टि व्यय स्थान पर जाती है। व्यय स्थान जहां पर 1 नंबर लिखा है, ये मंगल की राशि है और आपको मालूम होगा कि शनि और मंगल आपस में परम शत्रु हैं, अति शत्रु हैं। तो शनि की दृष्टि जब भी अपने परम शत्रु स्थान पर जाएगी, जहां पर केतु बैठा, और केतु भी मंगल के ही समान होता है, मंगल का ही फल देता है, यानी यहाँ पर ही शत्रु दृष्टि, हालांकि शत्रु दृष्टि और मित्र दृष्टि का बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीधे सीधे शनि जो है यहाँ पर द्वादश स्थान में दृष्टि डालेंगे, और द्वादश स्थान जो होता है व्यय का स्थान होता है, खर्च का स्थान होता है, एकांत का स्थान होता है, हॉस्पिटल का स्थान होता है, सया सुख का स्थान होता है। तो यहाँ पर कमी डालेंगे, यानी अगर शनि की, कहना चाहिए कि शनि की दशा अंतर्दशा आदि में ऐसे व्यक्ति को नींद ना आए, या ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करे, बहुत ज़्यादा प्रयत्न करे, संघर्ष करे, और साथ ही साथ ये आप देखेंगे ये विशेषतः ये व्यय को बढ़ा देगा, यानी खर्च को बढ़ा देगा। हालांकि इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्यय शक्ति तभी होगी आपके पास, व्यय आप तभी कर पाएंगे जब कि आपके पास आय होगी, तो आय होगी तभी आप व्यय कर सकेंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि ये व्यय भाव को देख रहे हैं, व्यय भाव को देख रहे हैं तो आपके व्यय में वृद्धि करेंगे। अब आइए चलते हैं चतुर्थ स्थान की ओर। चतुर्थ स्थान जो होता है वो सुख स्थान होता है, भूमि भवन और वाहन का स्थान होता है चतुर्थ भाव। साथ ही साथ चतुर्थ स्थान से हम माता को भी देखते हैं, माता के बारे में भी जानकारी हासिल करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर 5 नंबर लिखा है और इसके स्वामी होते हैं 5 नंबर यानी सिंह राशि, उसके स्वामी होते हैं सूर्य, और वो कुंडली के 6ठम स्थान 6ठवें स्थान पर बैठे हुए हैं। 6ठवां स्थान रोग रिपु और ऋण का होता है। रोग आप समझ ही गए हैं, रिपु यानी शत्रु, और ऋण यानी जिसको आजकल हम लोन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो वहां पर जाके बैठे हैं। तो चतुर्थ स्थान पर दृष्टि किसकी है? केतु की दृष्टि है। इसका मतलब है कि ऐसे व्यक्ति के मित्र बहुत ही कम होंगे, और घर में कहीं ना कहीं कलह की स्थिति या कोई ना कोई क्लेश बना रहेगा, कोई ना कोई समस्या बनी रहेगी, क्योंकि चतुर्थ स्थान के स्वामी जो हैं वो आके 6ठम स्थान में बैठे हैं। काल पुरुषी कुंडली में हम, जैसा कि हमने आपको बताया कि 6ठम स्थान जो होता है वह रोग रिपु और ऋण का होता है। तो जब सुख के स्वामी जब 6ठवें स्थान में बैठ जाएंगे तो घर से संबंधित भूमि भवन और वाहन से संबंधित परेशानी आएगी। विशेषतः भूमि से संबंधित और भवन से संबंधित परेशानियां इनको आएंगी कि अपना हो सकता है बार बार घर बदलना पड़े, हो सकता है घर से संबंधित और भी कोई समस्याएं हो, घर में लड़ाई झगड़े हो, घर में कलह हो, इस पर, क्योंकि यहाँ पर साथ में राहु भी है, ठीक है। साथ में राहु का होना, मंगल का होना, ये थोड़ा सा लड़ाई झगड़े की ओर इशारा करता है, क्योंकि मंगल द्वादशेश होकर यहाँ पर सूर्य के साथ बैठे हुए हैं और राहु बैठा है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ घर से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। और आप देखिए कि सूर्य जो है अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं, 7 नंबर यानी कि तुला राशि, और तुला राशि में सूर्य जो होते हैं वो नीच के होते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि जो भी ग्रह अपनी नीच राशि में है, अगर उसका स्वामी लग्न से या चंद्रमा से केंद्र स्थान में बैठ जाए तो नीच भंग राजयोग बनता है। तो आप देखिए कि यहाँ पर चंद्रमा से तो नहीं, किंतु लग्न से ये केंद्र स्थान में बैठे हैं। केंद्र स्थान 1, 4, 7 और 10वें स्थान को, यानी अगर इस कुंडली की बात करें तो 1, 4, 7 और 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 1, 4, 7, 10 स्थान केंद्र होते हैं। तो अगर लग्न से या चंद्रमा से अगर ग्रह केंद्र स्थान में हो तो संबंधित ग्रह का
नीच राशि का जो दोष होता है वह भंग हो जाता है। इसको नीच राजभंग योग कहते हैं। तो आप देखेंगे सूर्य जो कि तुला राशि में नीच का होकर बैठे हैं, उसका स्वामी शुक्र केंद्र स्थान में बैठा है, तो सूर्य का नीच भंग हो गया। यानी अब ये सिर्फ कहना चाहिए कि अब सूर्य जो है वो अपनी नीच राशि में है, अब नीच राशि में बैठे हैं, अब नीच के नहीं रह गए, वो बस नीच राशि में है वो, ठीक है। तो इनका नीच भंग हो गया। अब आप देखिए कि सूर्य पर शनि का प्रभाव है, 1 2 3 4 केंद्रीय प्रभाव सूर्य पर शनि का केंद्रीय प्रभाव है। इसका क्या असर होगा? सूर्य और शनि हमेशा आप जो हैं वो पिता पुत्र होते हुए भी ये पिता हैं ये पुत्र हैं, पर ये आपस में अति शत्रु होते हैं। और शनि का प्रभाव आमतौर पर आप इसको कहेंगे कि तो बहुत बुरा हुआ, पर हम कहते हैं कि बहुत बुरा नहीं हुआ, क्योंकि शनि यहाँ स्वामी किसके हैं? शनि यहाँ पर 9वें और 10वें स्थान के स्वामी हैं, जो कि विशिष्ट कारक ग्रह हैं। इस कुंडली के सबसे अच्छे ग्रह हैं शनि, भाग्येश हैं। और भाग्येश शनि पाराशरी नियमों के अनुसार नैसर्गिक रूप से ग्रह पापी है या अच्छा है वो अलग बात हो गई, पर पाराशरी नियमों के अनुसार ग्रह को हमें देखना है कि पाराशरी नियमों के अनुसार जब कोई भी ग्रह जो कि त्रिकोण और केंद्र का स्वामी होता है वह अति विशिष्ट कारक हो जाता है और अत्यंत शुभ फलदायी होता है। ऐसे शनि जो कि 9वें और 10वें स्थान के स्वामी होकर तृतीय स्थान में बैठकर केंद्रीय प्रभाव लग्न पर, क्योंकि सूर्य भी एक लग्न है, उस पर डालते हैं, तो आप ये मानिए कि ऐसे भाग्येश का सूर्य को देखना ये अत्यंत शुभ स्थिति है, अत्यंत शुभ स्थिति है। क्यों? क्योंकि जब भी सूर्य की अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा या महादशा आएगी तो ऐसे शनि और सूर्य इस जातक को बहुत ही बढ़िया, सुंदर सा, हवादार, प्रकाशवान एक घर भी प्रदान करेंगे, भूमि भवन वाहन प्रदान करेंगे। इसलिए इस शनि की दृष्टि या दृष्टि माफ कीजिए, यहाँ पर दृष्टि नहीं है, ऐसे शनि का केंद्रीय प्रभाव सूर्य पर होना हम इसे बहुत अच्छा कहते हैं। और शनि का प्रभाव जब भी 6वें स्थान पे होगा तो ये शत्रुहंता योग भी बनाएंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि शत्रुओं का हनन, तो शत्रु तो होंगे पर उनका हनन भी होगा। शनि है, छोड़ेंगे नहीं किसी को, तो ये एक अच्छी बात हुई। अब आप देखिए कि इस कुंडली के अब आइए 6वें स्थान पे चलते हैं। 6वें स्थान में राहु, सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं। सूर्य नीच के हैं, जैसा कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं। अब आप देखिए कि इस 6वें स्थान पे जो कि रोग, रिपु और ऋण का स्थान होता है, यहाँ पर 3 क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं। चूंकि 6ठा स्थान है रोग, रिपु और ऋण का, किसी भी स्थान पर जब क्रूर ग्रह बैठते हैं तो उस स्थान की हानि करते हैं। तो यहाँ पर किसकी हानि करेंगे? रोग की, रिपु की यानी शत्रुओं की, और ऋण की। अर्थात देखिए रोग तो आएगा क्योंकि यहाँ मंगल बैठा है, द्वादश स्थान का मंगल बैठा है, ठीक है, राहु बैठा है, सूर्य बैठा है, तो ये हो सकता है कि ये रोग तो दें पर इनमें वो शक्ति है कि ये उस रोग को दूर भी करेंगे, उसका शमन करेंगे। इसलिए इसे हम बुरा नहीं कहेंगे। अगर आपके शत्रु हैं, और शत्रु होंगे क्योंकि यहाँ पर राहु, सूर्य, मंगल बैठे हैं, तो आपके प्रबल शत्रु होंगे। सूर्य कौन है? राजसी ग्रह है। तो आपके क्षत्रिय वर्ण के लोग, राहु कौन है? नीच है। नीच राहु एक मलिच्छ ग्रह है, नीच ग्रह है। तो इस पर आपके नीच टाइप के लोग भी आपके शत्रु होंगे। और मंगल युवा ग्रह है, गुस्सैल ग्रह है, क्षत्रिय ग्रह है। तो इस प्रकार के लोग, इन्हीं वर्णों से संबंधित लोग आपके शत्रु भी होंगे, पर इन्हीं ग्रहों में वो शक्ति है कि वो शत्रुओं का शमन करेंगे। यानी ये तीनों ग्रह शत्रुहंता योग बनाते हैं, यानी शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। पर हाँ, शत्रुहंता योग है, इसका मतलब शत्रु होंगे, पहले शत्रु बनेंगे, शत्रु होंगे, और इसके बाद ये ग्रह उन शत्रुओं का हनन करके आपको विजयश्री भी दिलाएंगे, ऐसा निश्चित है। अब आते हैं कुंडली के 7वें स्थान में। 7वें स्थान में शुक्र बैठे हुए हैं और ये मंगल की राशि है वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि के स्वामी 6वें स्थान में बैठे हैं। और आप ध्यान दीजिए कि 6वें स्थान के स्वामी शुक्र हैं और वो जाके 7वें स्थान में बैठे, मतलब यहाँ का स्वामी यहाँ और यहाँ का स्वामी यहाँ। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सचेंज है। ये इसको हम कहते हैं कि राशि परिवर्तन है। ये राशि परिवर्तन योग बन रहा है कि इस राशि के स्वामी यहाँ और इस राशि के स्वामी यहाँ बैठते हैं। अब देखिए राशि परिवर्तन योग अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। यहाँ पर राशि परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं है, एक्सचेंज बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि 6वां स्थान जो कि हमने कहा कि रोग, रिपु, ऋण के स्वामी,
रोग, रिपु और ऋण का स्थान होता है 6वां स्थान, उसके स्वामी जाके 7वें स्थान में बैठे हैं। 7वां स्थान विवाह का होता है, व्यापार आदि का होता है, साझेदारी का होता है। तो ऐसे स्थान पर 6म के स्वामी जाके बैठना बहुत अच्छी बात नहीं हुई। और 7वें स्थान पे 7वें स्थान के स्वामी 6ठ स्थान में आ गए। विवाह स्थान, व्यापार स्थान, साझेदारी के स्वामी जो हैं वह के 6ठ स्थान में चले गए। इसका मतलब ये हुआ कि जातक जब भी यहाँ का स्वामी 6ठ स्थान का, आप नोट करिए कि 6ठ स्थान का स्वामी जब भी 7वें स्थान में जाके बैठेगा तो ऐसा व्यक्ति पहले नौकरी करेगा और कुछ ही समय बाद उस नौकरी को छोड़कर अपना स्वयं का व्यवसाय करेगा। इसे आप विशेष तौर पर नोट करिए। दूसरी चीज आप देखिए कि जब सप्तमेश यानी विवाह स्थान के स्वामी जब यहाँ बैठेंगे तो संभवतः विवाह में या पति या पत्नी जिसकी भी कुंडली है उसके, अगर लड़की की कुंडली है तो लड़के को यानी पति को, और पति किसी व्यक्ति लड़के की कुंडली है तो उसकी पत्नी को कुछ न कुछ समस्या होगी, हो सकता है वह बीमार रहे, उससे संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। और व्यापार में, क्योंकि ये व्यापार का स्थान है, यहाँ का स्वामी जब यहाँ बैठेगा तो व्यापार में कंपटीशन, ये कंपटीशन इसको कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, कि उसको व्यापार में बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत ही कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा और संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद ही उसके व्यापार में वह अपने व्यापार में तरक्की करेगा। यानी व्यापार तो करेगा किंतु उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ही ज़्यादा संघर्ष व्यापार में करना पड़ेगा। अब आप देखिए कि ऐसे शुक्र पर गुरु जैसे अत्यंत शुभ ग्रह की दृष्टि है। अब आप भूल जाइए कि गुरु जो है अष्टमेश है, यहाँ अष्टमेश से मतलब नहीं है, नैसर्गिक रूप से अत्यंत शुभ ग्रह होते हैं गुरु, और उनकी दृष्टि अत्यंत शुभ होती है। हालांकि यहाँ पर गुरु जो है मृत अवस्था में है, पर उसके बावजूद भी गुरु हैं, उनमें वो पावर तो नहीं है कि जो होना चाहिए, बहुत ही बलवान अवस्था में नहीं है, यहाँ मृत अवस्था में है, बल कहना चाहिए ना के बराबर है। उसके बावजूद चूंकि गुरु अत्यंत शुभ ग्रह हैं तो उनकी जो दृष्टि है वो सप्तम स्थान या विवाह स्थान पे है। शुक्र जो होते हैं विवाह के कारक होते हैं, तो ऐसे शुक्र पर पड़ रही है तो यह मान के चलिए कि विवाह के लिए जो हमने कहा कि यहाँ पे एक्सचेंज बन हो रहा है, उसके कारण जो कमी आ रही है उसको ही पूरा करेंगे। यानी विवाह से संबंधित कोई बाधा ऐसी है नहीं कि विवाह में कोई बाधा हो। तो गुरु की दृष्टि सप्तम स्थान और शुक्र पर पड़ने से विवाह में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और बहुत हद तक शुक्र चूंकि व्यापार के भी कारक होते हैं, इसलिए व्यापार में भी वो उन्नति प्रदान करेंगे। तो गुरु की दृष्टि का सप्तम स्थान में होना तथा स्वयं शुक्र जो विवाह के कारक होते हैं, अगर पुरुष की कुंडली है तो पुरुष की कुंडली में शुक्र जो होते हैं विवाह के कारक होते हैं, और उन पर अत्यंत शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि होना और उनका अपने भाव लग्न को देखना, ये बहुत ही शुभ स्थिति है। बहुत ही शुभ स्थिति में शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं। आपको एक विशेष चीज बताएं, आप इसे नोट करिए कि बहुत से लोग आपको बोलेंगे कि शुक्र जो है, अगर कहीं लिखा है, किताबों में लिखा है, लोग कहते हैं कि शुक्र का सप्तम, चूंकि विवाह स्थान है, शुक्र से संबंधित भोग स्थान है ये सप्तम स्थान, तो शुक्र जो है एक भोग कारक ग्रह है, एक लग्जरियस ग्रह है। तो शुक्र का सप्तम स्थान में बैठना, लोग कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति चरित्रहीन होता है, चरित्रहीन हो सकता है। और हम कहते हैं कि इस कुंडली में यह व्यक्ति चरित्रहीन नहीं हो सकता। उसका कारण है क्योंकि शुक्र जो है, जैसा मैंने कहा कि शुक्र विवाह के कारक होते हैं, पुरुष की कुंडली में शुक्र विवाह के कारक होते हैं। शुक्र जैसा कि नाम ही है, तो शुक्र से संबंधित कोई भी ऐसी, क्योंकि भोग विलास, लग्जरी, इन चीज़ों में भोग विलास में खर्च करते हैं, विलासिता इनका स्वभाव है, वो वहाँ बैठकर अपनी ही राशि को देख रहे हैं। और ऐसा व्यक्ति साथ ही साथ, चूंकि गुरु की अत्यंत शुभ दृष्टि पड़ रही है, जो चारित्रिक हनन की बात है कि इनका ये कहीं ना कहीं इनका चारित्रिक हनन हो सकता है, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि गुरु की अत्यंत शुभ दृष्टि सप्तम स्थान और विवाह के कारक शुक्र पर पड़ रही है। इस कारण से यह व्यक्ति चारित्रिक रूप से भी बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति होगा। अब आते हैं कुंडली के अष्टम स्थान में। अष्टम स्थान आयु और मृत्यु का स्थान होता है, उसके स्वामी होते हैं गुरु। धनराशि यहाँ है, उसके स्वामी हुए गुरु, जो कि निर्बल होकर निर्बल हैं पर वक्री हो गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो वक्री होकर यहाँ पर बैठे हैं। शुभ ग्रह का, गुरु जैसे शुभ ग्रह का केंद्र स्थान में बैठना, वो भी लग्न पर बैठना बहुत अच्छा होता है। इसका मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसके लग्न में गुरु बैठे हों, वह बहुत ही, गुरु जैसा कि नाम है, गुरु ईमानदार, सच्चरित्र, निष्ठावान, आध्यात्म, सब कुछ तो है गुरु में। तो ऐसे गुरु जब यहाँ बैठते हैं तो व्यक्ति की ना सिर्फ, जैसा हमने कहा कि आयु को बढ़ाते हैं, आयु वर्धक होते हैं, ये उसके
ज्ञान को भी बढ़ाते हैं, उसे ईमानदार बनाते हैं, उसे एक बहुत ही सच्चा व्यक्ति बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता, झूठ वो बोलेगा ही नहीं कभी, छोटी से छोटी बात भी वो झूठ नहीं बोल पाएगा। क्यों? क्योंकि गुरु स्वयं बैठे हैं लग्न में, और गुरु के बाद नंबर आता है शुक्र का, जो अत्यंत शुभ ग्रह होते हैं, वो स्वयं अपनी ही राशि को देख रहे हैं। तो लग्न को इतना बलवान बना दिया है कि ऐसा व्यक्ति चाहे कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलता है। झूठ बोलना तो आजकल आम बात हो गई है। आप घर में बैठे हैं, फोन आया, कहाँ हो? बोले ऑफिस में। देख तो कोई रहा नहीं है, तो झूठ बोलना तो एक कल्चर हो गया है। पर ऐसा व्यक्ति ऐसा झूठ भी नहीं बोल पाएगा, क्योंकि वहां पर गुरु बैठे हैं और शुक्र की शुभ दृष्टि पड़ रही है। अब आप देखिए कि हमने आपको पहले ही बताया था कि यहां पर मंगल की अष्टम दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। यह थोड़ा सा चिंता की बात है। मंगल द्वादशेश होकर इसको यहां पर देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं, और उस पर राहु के भी गुण सम्मिलित हो रहे हैं, सूर्य के भी गुण सम्मिलित हो रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कि दुर्घटना से थोड़ा सावधान रहना चाहिए, किसी तेज अग्निमय वस्तु से दूर रहना चाहिए, किसी एक्सीडेंट, चोट चपेट, अग्नि, इस प्रकार के भय इसको हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। छोटी छोटी दुर्घटनाएं, गिरना पड़ना आदि ये सब हो सकता है। बहस, किसी से बहस हो जाए, इस प्रकार के वाद विवाद हो जाए, इन सब चीज़ों से इनको बचना चाहिए। अब आप देखिए कि अब हम चलते हैं कुंडली के नवम स्थान, जहां पर 10 नंबर लिखा है, मकर राशि है, जिसके स्वामी होते हैं शनि, और शनि जाके कुंडली के तीसरे स्थान में बैठे हैं। और इस स्थान से 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम, इस स्थान से सप्तम, और कुंडली के प्रथम स्थान से तृतीय स्थान में बैठे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, कोई भी ग्रह जब अब ऐसी जगह बैठ जाए कि अपने ही भाव को देखे, वह भाव अत्यंत शुभ हो जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया है। और यहाँ से तृतीय, देखिए तीसरा स्थान वैसे भी जो है वो संघर्ष का स्थान है। और कालपुरुष की कुंडली में प्रथम स्थान से, यहाँ पे कुंडली के प्रथम स्थान से ग्रह कहाँ बैठा है? तीसरे स्थान में, तो वो भी संघर्ष का स्थान है। तो यहाँ पर शनि बैठ कर विलंब कराते हैं कार्यों में और संघर्ष देते हैं। और संघर्ष, हम कहेंगे संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। हालांकि आदमी परेशान हो जाता है, यह व्यक्ति परेशान अवश्य होगा, किंतु संघर्ष जो है, संघर्ष की पाठशाला में पढ़कर जब आप निकलते हैं तो आप बहुत ही तप के निकलते हैं, कुंदन खरा सोना बन के निकलते हैं। तो ऐसा शनि आपको संघर्ष करा के आपको, क्योंकि शनि का स्वभाव ही है संघर्ष कराना, वो तब तक संघर्ष कराते हैं जब तक आपको वो किसी उस चीज़ के पाने के लायक नहीं बना देते जो आप पाना चाहते हैं, या जो आपको मिलनी चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जो पाता है अपने बाहुबल से पाता है, अपने कर्मों से पाता है, इसमें किसी का कोई सहयोग नहीं होता है। और इस कुंडली में तो ऐसा ही दिखता है, क्योंकि यह व्यक्ति जो भी पाएगा अपने भाग्य का निर्माण यह व्यक्ति स्वयं करेगा, इसमें किसी का कोई सहयोग नहीं होगा। यह व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने भाग्य से, अपने बाहुबल से ही अपने भाग्य का निर्माण करेगा। अब आप देखिए कि इस स्थान पर किसकी किसकी दृष्टि आती है। तो इस स्थान पर गुरु की दृष्टि आती है। गुरु 1 2 3 4 5, गुरु की भी आप नोट करिए, गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो यहाँ पर गुरु की 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। ये केंद्र और त्रिकोण का स्थान है, ये भी जो है त्रिकोण स्थान है, और ये भी त्रिकोण स्थान है। तो कुंडली के केंद्र और त्रिकोण स्थान में गुरु की जो अत्यंत शुभ स्थान है 1 5 7 9, पहला, 5वां, 9वां अत्यंत शुभ स्थान है। यहाँ पर गुरु की दृष्टि कुंडली को अत्यंत ही शुभ बनाती है। भाग्य स्थान जहाँ पर शनि की राशि है, इस पर भी गुरु की दृष्टि जाती है। यह धर्म और आध्यात्म का स्थान है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा धार्मिक, बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक होगा। इस कुंडली में बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक योग उपस्थित है। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, हमने आपको पहले ही बताया कि अष्टमेश जो होते हैं, अष्टम स्थान जो है मृत्यु का स्थान कहते हैं। सामान्य तौर पे इसको मृत्यु का स्थान कहा जाता है, पर यह स्थान रिसर्च का भी स्थान है, एकांत का स्थान है। ऐसा व्यक्ति अगर आपको किसी एकांत स्थान में छोड़ दिया जाए तो पहले तो आपको बुरा लगेगा, कष्ट होगा, बहुत दुखी होंगे आप। फिर एकांत स्थान में आप क्या करेंगे? अगर आपको 4 महीने, 6 महीने, साल भर, 5 साल, कुछ भी लंबे समय के लिए आपको कहीं एकांत में रख दिया जाए तो आप क्या करेंगे? कुछ ही दिनों में आप फिलोसोफर बन जाएंगे, आप आध्यात्मिक हो जाएंगे, आप दुनिया को दूसरी ही दृष्टि से देखना शुरू कर देंगे, आप नई नई खोजें करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करेंगे? आपके संसाधन कम है, एकांत में है, कोई नहीं आपके पास, तो आप हर चीज़ में आप कुछ ना कुछ नया ढूंढेंगे। तो ऐसा व्यक्ति
रिसर्च कर सकता है और जाके वो स्वयं कहाँ लग्न में बैठे, यानी आपके स्वभाव ही हो गया है रिसर्च करना, नई नई चीज़ें सीखना जानना। और गुरु क्या है, आध्यात्मिक ग्रह हैं, तो वो आपको आध्यात्म की ओर ले जाएंगे, एकांत की ओर ले जाएंगे। क्योंकि गुरु की महादशा भी इस व्यक्ति की चल रही है, यानी ये इन्हीं का समय है, तो ऐसा गुरु इन्हें आध्यात्म की ओर ले जाएगा, एकांत की ओर ले जाएगा। और साथ ही साथ इन्हें, क्योंकि गुरु है, सात्विकता है गुरु में, तो ये सात्विक दिव्य विद्याएं और मंत्र सिद्धि तक प्रदान कर सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक होगा, मंत्र सिद्धियां होंगी इनके पास, और नहीं है तो बहुत ही जल्दी इनके पास बहुत सारी सिद्धियां आध्यात्म हो जाएगा। साथ ही साथ पंचम स्थान भी कुंडली का बहुत शुभ स्थान होता है, वहां पर भी गुरु की दृष्टि है। और आप देखिए कि ना सिर्फ लग्न पर गुरु बैठे हुए हैं, भाग्य स्थान पर गुरु की दृष्टि है जो आध्यात्म का स्थान है, और अष्टम स्थान के स्वामी होकर गुरु लग्न में बैठे हैं, यह एक आध्यात्म का योग कुंडली में बनता है। अब आप देखिए कि नवम स्थान का संबंध कहां से कैसे बनता है। आप देखिए चंद्रमा से नवम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो चंद्रमा भी एक लग्न होता है और वहां से भी नवम स्थान में गुरु जैसे अत्यंत शुभ ग्रह बैठे हुए हैं। और सूर्य को देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो नवम स्थान, सूर्य से जो नवम स्थान है उसके स्वामी बनते हैं बुध, उन पर भी गुरु की दृष्टि है। तो देखिए गुरु और नवम स्थान, तीनों लग्नों से गुरु कैसे, तीनों लग्नों से के नवम स्थान या नवमेश से गुरु कैसा संबंध बना रहे हैं, यह अपने आप में एक विशेष, इस कुंडली का विशेष बलि पक्ष है कि नवम स्थान इनका गुरु से संबंध रखता है। यानी ऐसा व्यक्ति हर हाल में मांत्रिक, तांत्रिक, दिव्य विद्याओं का स्वामी, मंत्र सिद्धि से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित बहुत ही अच्छे स्तर पर होगा, ठीक है। और ऐसे ही चंद्रमा, ऐसे ही सूर्य पर शनि की दृष्टि या शनि का केंद्रीय प्रभाव पड़ रहा है। यानी भाग्येश शनि जो इस कुंडली के सबसे अच्छे अति कारक ग्रह हैं, विशिष्ट कारक ग्रह हैं, ऐसे शनि की दृष्टि और केंद्रीय प्रभाव चंद्र लग्न और सूर्य लग्न पर है, तो ये सोने पर सुहागा जैसी स्थिति है। और शनि भी जब भाग्य स्थान को, खासकर अपनी ही राशि को देख रहे हैं, भाग्य स्थान को देख रहे हैं, तो शनि भी गुरुवत ही होते हैं। बस अंतर इतना होता है कि गुरु जो होते हैं वो प्यार से आपको कोई चीज़ प्रदान करते हैं, बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से, प्यार से आपको देते हैं। पर शनि जो होते हैं डंडा मार मार के देते हैं, संघर्ष करा के देते हैं, बहुत ही मेहनत से देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसको शनि नवम स्थान के स्वयं स्वामी हैं और नवम स्थान को देख रहे हैं, तो अपनी महादशा अंतरदशा में विशेष रूप से इन्हें तंत्र मंत्र दिव्य शक्तियां और मंत्र सिद्धि प्रदान करेंगे, पर उसके लिए उन्हें बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, पर प्रदान अवश्य करेंगे, क्योंकि शनि भी गुरुवत ही होते हैं, गुरु की तरह ही ज्ञान देते हैं, पर संघर्ष करा के ज्ञान देते हैं। अब आप देखिए कि यहां पर 11वें स्थान के स्वामी यानी कर्म स्थान के स्वामी भी शनि होते हैं, जो कि अपने से छठवें, 1 2 3 4 5 6 छठवें बैठे हैं। यानी कार्य क्षेत्र से संबंधित परेशानियां इनको अवश्य होंगी। और आप देखिए जो एकादश स्थान है, 11वां स्थान है, ये आय भाव होता है, इसके स्वामी बनते हैं गुरु, जो कि लग्न से संबंध बना रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा व्यक्ति, गुरु की जब महादशा चूंकि चल ही रही है, इनको चाहिए कि गुरु की महादशा में ऐसा व्यक्ति अत्यंत धन कमा सकता है। पर यहाँ पर चूंकि गुरु अत्यंत कमजोर है, शर्त यह है कि गुरु को मजबूत होना चाहिए तभी वह धन प्राप्ति कर सकेगा। पर चूंकि यहाँ पर गुरु अत्यंत कमजोर हैं, इसलिए अपनी महादशा में भी गुरु इन्हें धन देने के योग्य नहीं होंगे। इसलिए धन के लिए इन्हें अपनी इस गुरु की महादशा में अत्यंत संघर्ष करना पड़ेगा। और इस 11वें स्थान आय भाव में बुध और चंद्रमा की दृष्टि है। बुध क्या है? ज्योतिषी ग्रह है, व्यापारिक ग्रह है। तो ऐसा व्यक्ति धन कहाँ से कमाएगा? या तो ज्योतिष के माध्यम से, ऐसा कोई काम जिसमें बोलना हो, बोल के सिखा के वाणी से कमाएगा, ठीक है। तो और चंद्रमा की दृष्टि होना ये बताता है कि आपके आय में हमेशा उतार चढ़ाव लगे रहेंगे, कभी बहुत ज़्यादा, कभी कम, कभी थोड़ा। तो इस प्रकार से इनके आय में उतार चढ़ाव हमेशा बना रहेगा, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि है। पर इनकी आय जो है वो बुध और चंद्रमा से संबंधित ही होगी, क्योंकि आय भाव को सिर्फ बुध और चंद्रमा ही देख रहे हैं, जो कि धन भाव के भी स्वामी हैं, वाणी भाव के भी स्वामी हैं। तो वाणी से धन कमाना, ये इसको ऐसा आप समझिए कि वाणी से धन कमाना इनके भाग्य में ही है।
अब हम आते हैं कुंडली के द्वादश स्थान में। द्वादश स्थान में जैसा कि मंगल की राशि बैठी है मेष राशि, और मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल, जो कि अपने से 7वें स्थान पे आके बैठे हैं और अपने ही घर को देख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मंगल जब भी ये घर बलवान हुआ, क्योंकि व्यय भाव है तो व्यय हुए, यानी इनके पास व्यय बहुत होंगे। पर ये घर छठवां घर और 12वां घर कुंडली के अच्छे घर नहीं माने जाते हैं, बुरे घर माने जाते हैं। और जब 3, 6, 8 और 12 घर के स्वामी 3, 6, 8 और 12 में या आपस में ही किसी अन्य घर में हो, 3, 6, 8, 12 में ही कहीं हो, तो इसको विपरीत राजयोग बोला जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति पहले स्ट्रगल करेगा और उसी स्ट्रगल से वो किसी बड़े पद या बड़ी स्थिति को प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर मंगल का 12वें द्वादश स्थान का स्वामी होकर 6वें स्थान में बैठना और पुनः द्वादश को अपने ही घर को देखना, यह विपरीत राजयोग की स्थिति उत्पन्न करता है। साथ ही साथ ये एक, इसको हम जेल योग भी कह सकते हैं, क्योंकि राहु और मंगल का द्वादश स्थान को देखना। पर अगर चूंकि यहाँ पे लग्न मजबूत है, इसलिए ऐसा व्यक्ति कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसेगा अवश्य, किंतु बस कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा के वापस आ जाएगा। उसको कोर्ट कचहरी पुलिस हर जगह से जीत हासिल होगी, क्योंकि हम पहले भी कह चुके हैं कि शत्रु हंता योग बनता है। सूर्य, राहु और मंगल जैसे ग्रह जब शत्रु हंता योग बनाते हैं और शनि का उन पर केंद्रीय प्रभाव हो जाए, तो किसी माई के लाल की औकात नहीं है कि उसका कुछ बाल भी बांका कर सके। तो ये स्थितियाँ हैं। इसमें एक और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि गुरु की दृष्टि पंचम स्थान जो होता है शिक्षा, विद्या, तर्क शक्ति आदि के साथ साथ यह स्थान संतान का भी होता है। और गुरु जो होते हैं वो संतानदायक होते हैं, खासकर पुत्र संतान देने के योग्य होते हैं या देते ही देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की पुत्र संतानें अवश्य होनी चाहिए, जिन पर ईश्वर की अत्यंत कृपा होनी चाहिए। तो आप देखिए कि गुरु का पंचम स्थान से संबंध, 9वें स्थान से संबंध, लग्न से 9वें, सूर्य से 9वें स्थान के स्वामी आदि पर उनकी दृष्टियां इस कुंडली को विशेष योग कारक, विशेष बलवान बनाती हैं। किस क्षेत्र में? आध्यात्मिक क्षेत्र में। तो इस ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में विशेष उन्नति करता है और अपना विशेष नाम समय आने पर कमाता है। आशा है कि आप इस कुंडली अध्ययन से अवश्य ही संतुष्ट होंगे। आपने इस कुंडली में और क्या देखा आप भी बता सकते हैं। आप अपने कमेंट करके हमें बताएं, और जो कमियां रह गई हैं उसके बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। और आप हमसे कुंडली से संबंधित क्या चीज़ें या आध्यात्म से संबंधित क्या चीज़ें जानना या सुनना चाहते हैं, किस प्रकार के वीडियो आप देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं, वो भी सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को आप ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो आपको मिलते रहें और आप उन्हें देखकर अपना ज्ञानवर्धन करें। नमस्कार, धन्यवाद।